स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 13 के बारे में, रूरल सेटलमेंट्स के बारे में, यानी कि ग्रामीण बस्तियाँ। तो ग्रामीण बस्ती क्या होती है? छोटे आकार की मानवीय बस्ती होती है जिसके जो जो निवासी होते हैं, जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, वो ज़मीन के ऊपर मेहनत करके जो है अपनी जीविका कमाते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है रूरल सेटलमेंट की। अकॉर्डिंग टू हडसन, ग्रामीण बस्ती वो होती हैं जिसके निवासी अपने जीवन यापन के लिए भूमि विदोहन पर निर्भर करते हैं। अधिकांश बस्तियों के जो अधिकांश निवासी होते हैं वो कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। ठीक है, तो कृषि कार्यों के अतिरिक्त जो ग्रामीण बस्तियों में पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, वनोत्पाद संग्रह जैसे प्राथमिक कार्य होते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू रिश्तोफैन, जो ग्रामीण बस्ती होती है वो एक परिवारों का एक समूह होती है जो वंश परंपरा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उनके रीति रिवाज एक समान होते हैं और एक जैसी फसल की खेती के लिए वो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और आपसी संबंध कायम रखते हैं। तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो ग्रामीण बस्तियों से आपने क्या समझा कि ग्रामीण बस्तियाँ क्या होती हैं? जिनके निवासी ज़्यादातर जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और ज़्यादातर एक दूसरे का सहयोग करने की भावना होती है, क्योंकि मजबूरी भी लगा लो और शायद भावना भी लगा लो, तो प्राथमिक कार्यों में संलिप्त होते हैं। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो बस्तियों के वर्गीकरण का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आधार होता है वो घरों के बीच सापेक्षित दूरी होती है, यानी कि एक घर का दूसरे घर से कितना दूरी है। तो ये बस्तियों के वर्गीकरण को करने का सबसे महत्वपूर्ण आकार है। तो इस तरीके से हम दो तरीके की बस्तियाँ जनरली पाते हैं। एक तो होती हैं डिस्पर्स सेटलमेंट, दूसरी होती है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम 4 तरीके की बस्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। प्रक्षिप्त सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, सेमी कॉम्पैक्ट और सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, इसके अलावा हैमलेटेड सेटलमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रक्षिप्त जो सेटलमेंट होती है वो क्या चीज़ होती है। तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, प्रक्षिप्त जो सेटलमेंट होती हैं उन्हें हम आइसोलेटेड या स्कैटर्ड सेटलमेंट भी हम बोल सकते हैं। तो ये जो प्रकीर्ण या जो ये प्रक्षिप्त या जिनको हम एकांकी जो बस्तियां बोलते हैं, ये जनरली पर्वतीय पठारी या उच्च भूमियों में पाई जाती है, बिखरी अवस्था में पाई जाती है। ये जनरली उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ का जो रिलीफ होता है वो काफ़ी स्टीप होता है और जो है बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशन देखने को नहीं मिलती हैं। तो इन बस्तियों में 2-3 घर होते हैं और जनरली जो है काफ़ी विरल जनसंख्या वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, या तो बहुत हार्ड एरिया होगा रहने के लिए, या कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पे जनरली कम पॉपुलेशन पाई जाती है। तो जो है 2-3 घर ही होते हैं और खेत काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। जो किसान होता है वो अपने नौकरों के साथ में, कृषि यंत्रों के साथ में अपने खेत पे ही घर बना के रहने लगता है। आजकल आपने फार्म हाउस भी देखे होंगे, तो ये जो फार्म हाउस का जो कॉन्सेप्ट है ये इसी से मिलता जुलता है। तो इन बस्तियों में जो घर होते हैं उन्हें जनरली जो कृषि भूमि होती है वो अलग करती है। जब कई बार जो है जो जो जिसके खेत हैं, यानी कि जो कृषक है और उसके साथ में काम करने वाले जो लोग हैं, यानी कि खेतिहर मजदूर हैं, तो कई बार जब इनके मकान बिल्कुल पास पास हो जाते हैं तो ये एक छोटी सी एक बस्ती सी नज़र आती है। और इस टाइप की जो बस्ती होती है इनको कनाडा और यूएसए में फार्म स्टेड या होम स्टेड के नाम से जाना जाता है। ये जो क्योंकि खेत में ही रह रहे हैं या किसी एकांत जगह में रह रहे हैं, तो जनरली जो है एक गोदाम भी बना लेते हैं जिसमें अपने कृषि यंत्र, बीज, खाद वगैरह रखी जाती है। खेती के साथ साथ में जो है पशुशाला, मुर्गीशाला, डेयरी वगैरह की व्यवस्था भी कर लेते हैं। ये किचन गार्डनिंग हो जाती है कई बार, क्योंकि एकांत में रहते हैं तो जनरली अपनी ज़रूरत का जितना भी सामान है तो लोग जो है अपने आसपास रखना पसंद करते हैं, तो किचन गार्डनिंग भी हो जाती है इस इलाके में। अगर हम इंडिया में बात करें तो गंगा के मैदान में कृषि के बड़े बड़े फार्म एक दूसरे से दूर बसे हुए होते हैं और इन इलाकों में, जिन इलाकों में जान माल का कोई ख़तरा नहीं होता है, तो जनरली वहाँ पे जो कृषक है वो अपना घर बना के वहीं पे रहता है
और इन्हें स्थानीय भाषा में कोठा या गोठ बोला जाता है, जो गंगा का मैदान है। अगर बात करें इंडिया में प्रकीर्ण बस्तियों की, तो ये हिमालय की ढलानों में, उत्तर प्रदेश के तराई और खादरी इलाकों में, मालवा पठार, पश्चिमी घाट, राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भागों में ये पाई जाती हैं। अगर वर्ल्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ कनाडा, पश्चिमी यूएसए और न्यूजीलैंड वगैरह में भी ये जो है बस्तियाँ पाई जाती हैं। हालांकि अफ्रीका में भी पाई जाती हैं। ये बस्तियाँ जो हैं चीन में भी पाई जाती हैं, पर्वतीय इलाकों में स्पेशली। दक्षिण अमेरिका और एशिया में कई लोग जो है वो बागानों में या जो रेंजेस होते हैं, यानी कि जो पशुओं के जो बाड़े होते हैं, तो उन जगह के ऊपर जो हैं आपको वहाँ पे ये प्रकीर्ण बस्तियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं ये किस टाइप की होती हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख पा रहे हैं जो ब्लैक डॉट से हैं ये सेटलमेंट है, यानी कि एक घर है। तो आप देख रहे हैं कि एक घर दूसरे घर से कितनी ज़्यादा दूरी पे है। और ये जो बीच वाला एरिया होता है ये जनरली यहाँ पे खेती होती है। ये एक नेक्स्ट पिक्चर है, तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि एक घर दूसरे घर से कितनी ज़्यादा दूरी के ऊपर स्थित है। तो ये जो हैं ये आपको जो दिखाई दे रही हैं प्रक्षिप्त बस्तियाँ हैं। अगर इनकी कुछ बात करें तो मेरिट्स क्या होती हैं, तो इसमें जो है कृषक और उसके परिवार के सदस्य खेतों पे ही रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो जनरली जो हर रोज़ खेतों से चारा लाने का जो काम है या आना है जाना, ये उनका बच जाता है। डिमेरिट्स इसकी थोड़ी बहुत देखने को मिलती हैं। एक तो ये क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि सभी घर एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो यहाँ पे जो है एक परिवार का दूसरे परिवार से इतना ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रह जाता। कई बार ये जो लोग हैं सामुदायिक और सामाजिक सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं, क्योंकि एक घर कहीं है एक घर कहीं है। तो अगर कुछ भी डेवलप करना पड़ेगा तो पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो कई बार ये जो सुख सुविधाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो उससे भी कई बार विमुख रह जाते हैं। जो प्रक्षिप्त बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनको जो गांव की जो फॉलो करते हैं, जो गांव को बोने खेतों को बोने के जो रूल्स होते हैं, तो इन लोगों के लिए इनको फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि एक आदमी कहीं पे रह रहा है, दूसरा आदमी कहीं पे रह रहा है। ठीक है। जो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं तो उसमें एक गांव में और दूसरी सुविधाएं भी आपको मिल जाती हैं, जैसे बढ़ई हो गया, लुहार हो गया, नाई, धोबी, कुम्हार, मिस्त्री, पशु चिकित्सक इत्यादि। लेकिन क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल स्कैटर्ड एरिया में रह रहे हैं, तो इनको जो है ये श्रम विभाजन का लाभ नहीं मिलता। इनको या तो सारे के सारे काम खुद करने पड़ेंगे, या कई बार अगर किसी की हेल्प लेनी है तो इनको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। क्योंकि गांव में जो सघन बस्तियां होती हैं जनरली वहाँ पे लोग एक दूसरे के काम भी आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हर आदमी जो है एक आइसोलेशन में रह रहा है, तो कई बार जो है आदमी अपने आप को काफ़ी थका हुआ और काफ़ी आइसोलेटेड सा फील करना शुरू कर देता है। इन बस्तियों को जो है प्रभावित करने वाले कुछ भौतिक कारक होते हैं, कुछ मानवीय कारक होते हैं। तो एक बार इनको हम देख लेते हैं। तो ये क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम भौतिक कारकों की बात करें तो हमने सबसे पहले देखा था कि ये जो है पर्वतीय पठारी इलाकों में या जनरली उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ पे ज़्यादा भौतिक कंडीशन फेवरेबल नहीं देखने को मिलती। तो ये ज़्यादातर जो है पर्वतीय उच्चावच में पाई जाएंगी, वन वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ भी वन और जंगलों में कृषि योग्य भूमि इधर उधर बिखरी हुई होती है। और वनों में घर निर्माण के लिए लकड़ी और अन्य सामग्री हर जगह मिल जाती है। तो इस वजह से ये लोग इकट्ठे होकर नहीं रहते बल्कि थोड़ा दूर दूर रहते हैं। मार्शी लैंड जो होते हैं, दलदली इलाके जो होते हैं, तो वहाँ भी कहीं पे जो है ऊंचे भाग मिल जाएंगे। जहाँ भी ऊंचे भाग मिल जाते हैं तो वहीं पे लोग बसना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि यहाँ इन एरियाज़ में कृषि भूमि कम होती है, तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगी, जो अधिवास होंगे वो काफ़ी छोटे होंगे और जनरली जो पाए जाएंगे वो प्रक्षिप्त सेटलमेंट देखने को मिलेगी आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी विकास के लिए, किसी भी सेटलमेंट के विकास के लिए पानी की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। और ये कहाँ पे हो पाएगा पॉसिबल, यानी कि हर आदमी को पानी चाहिए। अगर पानी की अवेलेबिलिटी अगर इजीली हो जाती है तो उन एरियाज़ में जनरली
प्रक्षिप्त सेटलमेंट जो है बनने के चांसेस रहते हैं। जहाँ पे पानी की किल्लत होती है वहाँ पे क्या करेंगे, सब पानी के स्रोत के आसपास बसने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बाढ़ के इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ पे ऊंचे स्थानों पे जो है लोग रहते हैं, जैसे जल विभाजक हो गए, टीले हो गए, तटबंध हो गए, तो इन इलाकों में जो है लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ मानवीय कारक भी हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है ये प्रक्षिप्त जो बस्तियाँ होती हैं उनका निर्माण होता है। जैसे सपोज करो इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो जिन देशों में जनसंख्या कम है और कृषि भूमि ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रति व्यक्ति कृषि भूमि अधिक है। जैसे अभी आपने देखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जनरली कम और कृषि योग्य भूमि ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, एक कृषक के पास जो है वो 100 200 जो है खेत हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, 100 200 खेत तो इतनी इजीली तो संभाले नहीं जा सकते, तो कृषक क्या करता है उन खेतों पे ही जाके रहना स्टार्ट कर देता है और काफ़ी बड़े बड़े आकार के खेत होते हैं। उन इलाकों में भी जहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग वाला सिस्टम जो है वो प्रेवलेंट होता है, तो वहाँ पे भी जो है यहाँ पे जो है आपको प्रक्षिप्त सेटलमेंट देखने को मिलेगी। चलवासी चरवाहे अपने पशुओं को साथ लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं और रहने के लिए अस्थायी एकाकी निवास बनाते हैं। व्यापारिक स्तर पर पशुचारण का कार्य विस्तृत चरागाह और घास के मैदानों में होता है और यहाँ पे पशुओं के बहुत बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो इन इलाकों में जनरली प्रक्षिप्त बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। कई बार जो है सामाजिक, ऐतिहासिक, जातीय और राजनीतिक कारक भी जो है इनको प्रभावित करते हैं। जैसे इंडिया में आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो है जाति व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो करी जाती है। तो उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं वो उनका गांव में एक फिक्स जो ऊंचा स्थान होता है ऊंची जाति का, जनरली आपको देखने को मिलेगा कि जो गांव का ऊंचा इलाका होता है वहाँ पे उच्च जाति के लोग रहते हैं और जो जो पेरिफेरल इलाका जो होगा वो तो वहाँ पे आपको जो जनरली जो है लोअर कास्ट के लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सिस्टम हो सकता है। दूसरा क्या कि जिन इलाकों में सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है या जहाँ पे बिल्कुल डर नहीं होता लोगों को कि कोई आक्रमण कर सकता है, तो उन इलाकों में जनरली प्रक्षिप्त बस्तियाँ जो हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें थी प्रक्षिप्त बस्तियों के बारे में। आई होप ये क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के बारे में। तो ये देखिए, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट को कई नामों से जाना जाता है। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, क्लस्टर्ड, कंसंट्रेटेड, कॉम्पैक्ट, एग्लोमरेटेड। तो जहाँ भी आपको ये शब्द दिखाई दे तो समझ लीजिए कि ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट की बात हो रही है। तो ऐसी ग्रामीण बस्तियों में जहाँ पे जनरली जो घर होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, तो अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग नाम से पुकारा है। जैसे फिंच और ट्रिवार्था ने इनको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहा है, ब्लाश ने इनको क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहा है, ब्रुंश ने इनको कंसंट्रेटेड सेटलमेंट के नाम से पुकारा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट की जो है लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो ये जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होती है जनरली नदी घाटियों और उपजाऊ समतल मैदानों में विकसित होती हैं। अधिक उत्पादन के कारण जो है उपजाऊ प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निर्वाह हो सकती है। तो इस वजह से जनरली जो नदी घाटियाँ होती हैं, जो उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे आपको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने को मिलेगी। तो घर बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता और एक जगह पे ही बहुत ज़्यादा लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन बस्तियों में बहुत सारे मकान एक साथ बने हुए होते हैं और ये मकान एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं। तो इनमें जो लिविंग स्पेस है वो काफ़ी कम होता है और जो गलियाँ होती है वो रिलेटिवली कम जो है तंग होती हैं। ठीक है, इन बस्तियों का जो आकार है वो भूमि की उपजाऊ शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होता है और रिसोर्सेज के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। अधिक उपजाऊ भूमि पर बस्तियां बड़ी पाई जाती हैं और खेत छोटे पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ये लगेगा कि उपजाऊ शक्ति भूमि की कम हो रही है, जैसे रेगिस्तानी इलाके, तो वहाँ पे इन बस्तियों का साइज़ जो है वो छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें तो गंगा के मैदान में लगभग एक बस्ती में लगभग 500 से 1000 व्यक्ति मिल जाएंगे। लेकिन जो रेगिस्तानी जो इलाका होता है तो वहाँ पे एक बस्ती में 5-6 झोपड़ियाँ ही पाई जाती हैं जनरली। तो जहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे बस्ती का साइज़ बड़ा मिलेगा और जहाँ पे कंडीशन फेवरेबल नहीं है वहाँ पे बस्ती का साइज़ छोटा रह जाता है।
तो जनरली ये जो बस्तियाँ होती हैं किसी ख़ास चीज़ के इर्द गिर्द बनी हुई होती है। जैसे हो सकता है कोई तालाब हो, कोई मंदिर हो, ठीक है, कोई बावड़ी हो, कोई धार्मिक स्थल हो, कोई कुआं हो, कोई महत्वपूर्ण चौराहा हो, कोई महत्वपूर्ण निवास स्थान हो किसी फेमस आदमी का। तो जनरली उसके पास जो हैं ज़्यादा कंसंट्रेटेड पाई जाती हैं ये। तो इन बस्तियों के जो निवासी होते हैं वो सामूहिक जीवन व्यतीत करते हैं, और ये जनरली उन इलाकों में पाई जाती थी जहाँ पे रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते थे और जहाँ पे आक्रमण भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो आक्रमण के डर से मजबूरी में लोगों को एक दूसरे के साथ में रहना पड़ता था, ठीक है। तो इन बस्तियों में जो मनुष्य रहता है वो सोशल सिस्टम में जकड़ा हुआ होता है। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जनरली नदी घाटियों में पाई जाती हैं। तो आप जहाँ पे भी वर्ल्ड में जनरली नदी घाटियाँ पाई जाती हैं तो वहीं पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पाई जाती हैं। जैसे चीन में और थाईलैंड के मैदानों में, म्यांमार में, जापान में क्वांटो मैदान हो गया, सऊदी अरब के दक्षिणी भागों में जो समुद्र तट पड़ता है वहाँ पे ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं। यूरोप की अगर बात करें तो डेन्यूब और वोल्गा नदियों के मैदानों में, इसके अलावा राइन नदी के जो पर्वतीय शीर्ष हैं वहाँ पे भी सहत बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट को अभी आप देख पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्लैक स्क्वेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे घर हैं, और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पास पास में हैं। ये किसी गांव की तस्वीर है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक पूरा गांव है जहाँ पे घर इकट्ठे से बने हुए हैं, और उसके जो है बाहर की तरफ जो है वो कृषि भूमि आपको दिखाई दे रही है। तो इन बस्तियों को बनने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस की ज़रूरत होती है, जैसे फिज़िकल फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, कुछ जो है ह्यूमन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से जो है ये सहत बस्तियाँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़िज़िकल फैक्टर्स की। तो सबसे पहले क्या, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए आपको प्लेन लैंड की ज़रूरत होती है, जनरली फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती है। तो प्लेन लैंड कहाँ पे मिलेगा आपको? नदी घाटियों में मिलेगा। फर्टाइल लैंड कहाँ पे मिलेगा? ये भी नदी घाटियों में मिलेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे छोटा खेत भी इतना फर्टाइल होगा कि वो जो है एक बड़े परिवार की खाना पूर्ति यानी कि उसकी खाद्य पूर्ति कर सकता है। तो इस वजह से जो है नदी घाटियों के क्षेत्रों में लोग रहते हैं और वहाँ पे जनरली शांत बस्तियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा लैक ऑफ वाटर, ये भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी पानी की अवेलेबिलिटी हो जाएगी वहीं पे लोग जो हैं प्रक्षिप्त बस्तियाँ बसाना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही पानी की कमी उनको फील होने लगती है तो लोग एक स्थान पे एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जिन प्रदेशों में वर्षा की कमी होती है तो वहाँ पे जल का अभाव रहता है और वहाँ पे लोग सामूहिक रूप से कुएं, नहर बना के उसके आसपास रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो राजस्थान में और पश्चिमी घाट के जो रेन शेडो रीजन है तो वहाँ पे जनरली जो बस्तियाँ, सहत बस्तियाँ पाई जाती है उसका मेन रीज़न क्या है? लैक ऑफ वाटर। इसके अलावा इन बस्तियों के बसने के लिए कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं। तो जैसे सबसे पहला तो हो गया सामूहिक सहयोग। तो आपको पता है कि ये बस्तियां जनरली काफ़ी फर्टाइल इलाकों में बसती हैं, समतल एरिया पे बसते हैं, तो वो कृषि कार्य कौन सा करेंगे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी करेंगे? वो कृषि कार्य करेंगे। कृषि कार्य करने में एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है, और खेती के काम में सामूहिक सहयोग की आवश्यकता होती है। किसान एक दूसरे के साथ वस्तुओं और श्रम का आदान प्रदान करते हैं, इससे कृषि कार्य जो है वो आसान हो जाता है और सहत बस्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। जब लोगों में कभी भी असुरक्षा की भावना पाई जाती है तो लोग जनरली साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पुराने समय में आक्रमण का डर होता था तो बड़ी बस्तियां लोग बना के रहते थे ताकि चोर उचकों से जो है बचा जा सके। चोर डाकुओं से सुरक्षित रहने के लिए ग्रामीण समुदाय जो है बड़ी बस्तियों में संयुक्त रूप से रहना जो है शुरू कर दिया। इस वजह से जो है राजस्थान और गुजरात में जो आपको बस्तियां दिखाई देती हैं तो वो सात बस्तियां दिखाई देती हैं। वहाँ पे रीज़न क्या था? जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इस वजह से लोग इकट्ठे रहना पसंद करते थे। इसके अलावा वंश संबंध, तो किसी एक पर्टिकुलर गांव में एक वंश से संबंधित रखने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और लोगों को अपने वंश के साथ में अटैचमेंट होते हैं, अपने लोगों के साथ में वो रहना चाहता है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, धीरे धीरे उस बस्ती का साइज़ बढ़ता चला जाएगा और वो सहत बस्ती में तब्दील हो जाएगी। इसके अलावा धार्मिक प्रवृत्तियाँ, तो बहुत से जो ग्रामीण लोग होते हैं वो किसी न किसी धर्म को मानते हैं और धार्मिक स्थल के जो है आसपास ही बसना स्टार्ट कर देते हैं।
कई बार लोग अपने पूर्वजों के स्थान को पवित्र मानते हैं और वहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जो है ये सरहद बस्ती का रूप ले लेता है। अब हम बात कर लेते हैं सेमी कॉम्पैक्ट या सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट की। तो ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं तीनों चीज़ें। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट भी आपको दिखाई दे रही हैं, डिस्पर्स सेटलमेंट भी दिखाई दे रही है और सेमी न्यूक्लिएटेड या सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट भी आपको दिखाई दे रही हैं। तो मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं कि सेमी न्यूक्लिएटेड या सेमी क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट होती हैं ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट और डिस्पर्स सेटलमेंट के बीच का पोर्शन होती हैं। ठीक है, तो ये वे ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं जो पूरी तरीके से न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट अभी नहीं बन पाई हैं। इन बस्तियों का विकास या तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के बढ़ने से या अप्रवासी लोगों के बसने की वजह से होता है। तो ये जो अप्रवासी जो लोग होते हैं ये जनरली एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं जो काफ़ी समय तक आजीविका कमाने के लिए किसी जगह के ऊपर रह रहे होते हैं। कई बार जो है जाति भेदभाव की वजह से जो है सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बन जाती हैं। गांव में जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो निम्न जाति के लोगों के साथ में रहना जनरली पसंद नहीं करते और उन्हें गांव के बाहर किसी अलग हिस्से में जो है भेजा जाता है, अलग हिस्से में उनको रहना पड़ता है। कई बार जब प्रक्षिप्त जो बस्तियां होती हैं उनकी अगर जनसंख्या बढ़ जाए तो वो धीरे धीरे जो है वो जो निश्चित या सेमी न्यूक्लिएटेड या सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में तब्दील हो जाती है। तो इसके दोनों रीज़न हो सकते हैं, यानी कि डिस्पर्स्ड से भी बन सकती हैं ये और न्यूक्लिएटेड से भी ये बन सकती है। न्यूक्लिएटेड से कब बनेंगे? जब या तो जाति भेदभाव होगा या हो सकता है किसी एरिया में बहुत सारे अप्रवासी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए और उनको एक जगह के ऊपर रखा जा रहा है। डिस्पर्स से कब बनेंगे? जब इनका साइज़ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा डिस्पर्स सेटलमेंट का, तो धीरे धीरे ये सेमी न्यूक्लिएटेड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मोटे तौर पे अगर बात करें तो जो मरुस्थलीय जो इलाके होते हैं, मरुस्थलीय इलाकों और जो आर्द्र इलाके होते हैं वहाँ पे अलग अलग कारणों की वजह से जो है ये बस्तियाँ बसती हैं। जनरली अधिक जो उपजाऊ इलाके होते हैं वहाँ पे शुरू में इनका आकार छोटा होता है, लेकिन बाद में जनसंख्या के बढ़ जाने से इनका आकार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और ये धीरे धीरे जो है ये सेमी कॉम्पैक्ट बस्तियों के रूप में आ जाती हैं। कुछ बस्तियों के बाद में जो ये सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है ये न्यूक्लिएटेड में तब्दील हो जाती हैं और जनरली ये जो इस टाइप की बस्ती हैं ये गंगा यमुना दोआब, गंगा और उसके सहायक नदियों के जो खादर प्रदेश है, अरावली का पूर्वी भाग, राजस्थान की जो मरुस्थल है, मध्य प्रदेश का जो पहाड़ी भाग है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम इत्यादि में ये बस्तियाँ आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको समझ में आ रही है कि सेमी न्यूक्लिएटेड या सेमी क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट हैं ये डिस्पर्स से भी बन सकती हैं और ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट से भी बन सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट की, जिनको पल्ली या पूर्वा बस्तियां भी बोला जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती हैं जिसमें 5-6 घरों का एक समूह एक दूसरे के साथ में रहता है। थोड़ी दूर के बाद में आपको 5-6 घर फिर दोबारा से मिल जाएंगे। तो जनरली जब आप हिसार साइड जाते हैं तो आपको बहुत सारी ढाणी देखने को मिलती हैं जहाँ पे कुछ जो घर हैं वो इकट्ठे से रहते हैं, फिर कुछ दूरी पर फिर कुछ घर आपको मिल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं जिसमें घरों का एक छोटा सा समूह अथवा व्यक्तिगत घर होते हैं जो बस्ती के विभिन्न भागों में बिखरे हुए होते हैं। इन बिखरे हुए घरों के बीच में कृषि भूमि होती है। बिखरे हुए घरों के कारण जो है बस्ती में गलियां और अन्य मार्ग जो है वो नहीं होते, जिस कारण इनका जो आपसी संबंध रिलेटिवली थोड़ा बहुत कम होता है। तो इन बस्तियों में जनरली सघन और प्रक्षिप्त बस्तियों के मध्य जो परिवर्ती जो क्षेत्र होते हैं जनरली ये वहाँ पे मिलती हैं और एक बस्ती में मोटे तौर पे 5 या 6 घर होते हैं। कई बार देखा गया है कि ये जो हैमलेटेड सेटलमेंट होती हैं या पल्ली या पूर्वा बस्तियाँ जिनको हम बोलते हैं, तो इनमें कई बार 50-50 घर भी पाए जाते हैं। तो ये जो आप अभी देख पा रहे हैं ये आपको हैमलेटेड सेटलमेंट नज़र आ रही हैं जहाँ पे 5-6 घर इकट्ठे होते हैं, फिर कुछ दूरी के ऊपर 5-6 घर फिर दोबारा से होते हैं। तो आई होप कि आपको ये इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।